हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थर्ड वन इज फैगोसाइटिक और एंडोसाइटिक बैरियर। तो ये जो बैरियर है, इस बैरियर में सेल्स इन्वॉल्व है। सेल्स यहाँ भी इन्वॉल्व है, स्किन में भी सेल है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इपिथेलियल सेल से आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल का सिक्रीशन और सेल इटसेल्फ। यहाँ मैकेनिकल बैरियर है तो सेल इटसेल्फ, डेड सेल, केराटिनाइज डेड सेल, यहाँ भी सेल है। टेम्परेचर कैसे आ रहा था, एनीबॉडी? किसी को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम, कोई पूछा है कभी कि सर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री क्यों होता है, गर्म क्यों होता है शरीर? एनीबॉडी? एमएससी में आ चुके हो आप लोग, बॉडी में कहां से टेम्परेचर आता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बॉडी में कहां से टेम्परेचर आता है? बॉडी में टेम्परेचर कहां से आया? और मर जाने के बाद ठंडा हो जाता है। क्या कहीं पर कोई हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है क्या? कॉन्स्टेंटली उतना उतना और रेगुलेटर सेट है नॉब कि इतने टेम्परेचर पर रहेगा? टेम्परेचर जो है बॉडी में, मेटाबॉलिक पाथवेज जो सारे चल रहे होते हैं सेल के अंदर, एट ए टाइम इन ए सेल देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली at the same time, more than, still discovery is going on. ओके, कुछ दिन के बाद कुछ कुछ ऐड होते रहता है इसमें। अपडेटेड आप लोग जो अभी साइंस पढ़ रहे हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन का बुरा हाल है, ये भी नहीं समझ पा रहे हो। ये जो अभी नॉलेज आप ले रहे हो, ये नॉलेज आज से 50 साल पहले डिस्कवर हो गया है। ओके, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो, और आज क्या क्या डिस्कवर हो रहा है वो तो छोड़ ही दो आप। तो पहले ये तो जान लो, इसीलिए ये सब पेपर है कि इसको पढ़ लेगा तो फिर अब इसमें पूरा देखो। अभी वैक्सीन पर कितना हाहाकार मचा हुआ है, क्या इम्यूनोलॉजी तुम पढ़ोगे समझोगे? तो टेम्परेचर जो आ रहा है वो, देर आर सो मेनी रिएक्शंस, मेटाबॉलिक पाथवेज विच आर गोइंग ऑन। बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि ऑन एवरी स्टेप, मेटाबॉलिक पाथवे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवेज आर कौन? जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। एंड कैटाबॉलिक पाथवेज आर दोज जहां से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो दिस इज क्या हुआ? दिस इज कैटाबॉलिक पाथवे। सो combination of anabolic pathway, catabolic pathway, and at every step you will see, क्लास में अगर पढ़े होगे, there is free energy change। किसी भी चीज को अगर आप जलाते हो, वहां एनर्जी प्राप्त करते हो जला करके, तो उसमें क्या होता है, एक स्टेप में आपने पूरा एनर्जी ले लिया, तुरंत जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के ऑक्सीजन यूज करके एक स्टेप में, एक ही रिएक्शन में सारा एनर्जी एक ही बार में रिलीज हुआ। इसलिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। वो हुआ बाहर से कुछ लकड़ी जलाए या पेट्रोल का इंजन है, वहां एनर्जी। लेकिन बॉडी के अंदर कैसे होता है, एनर्जी में जनरेट लिया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। कैसे? एक बार में तो जला देगा तो कैसे होगा, नहीं हो सकता है। खुद बॉडी जल जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो स्टेप वाइज प्रोसेस में, जैसे सीढ़ी से हम लोग उतरते हैं स्टेप वाइज, एक के बार छत से छलांग मार के नीचे आएगा तो पैर टूट जाएगा आदमी का। क्या करेगा, सीढ़ी बनाया फिर कि धीरे धीरे करके उतर जाएंगे, आराम से दौड़ के चढ़ जाएंगे। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में जब एनर्जी हार्वेस्ट किया, आप ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को देखोगे तो देखोगे ग्लूकोज 6 कार्बन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे 3 कार्बन आया, फिर 3 से 2 आया, आगे फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ऑक्सीडेटिव क्रेब साइकिल में घुसा, फिर
एक कार्बन तक। इस पूरा एक ही स्टेप में 6 कार्बन से 1 कार्बन तक नहीं आ गया। जैसा अगर आप ग्लूकोज को जला दो माचिस मार के, तो 6 कार्बन ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू CO2 इन 1 सिंगल स्टेप, बर्न होके। इसको बहुत सारा प्रोसेस में इसने डिवाइड कर लिया, और हर प्रोसेस पर फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग गिविंग टू हीट, और वही हीट जो है आपके बॉडी में कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। तो आप सोचोगे कि हर समय हीट कांस्टेंट रहता है बॉडी में, इसका मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म आर हैपनिंग in a healthy way, and it is maintained also. And whenever the disturbance occur in these two, then your body temperature will either fall or it will get rise. So in both of the condition is not suitable for you, especially when the body temperature falls. That is fatal. But when the body temperature rises, it adds the innate advantage to the body against the invading pathogen. Pathogen invade किया, then the body temperature कैसे release करता है, increase करता है via messenger TNF alpha, FN gamma जो chemical mediators हैं, and then body increases, catabolism increase कर देता है, एनाबोलिज्म स्लो कर दिया, कैटाबोलिज्म इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन ज्यादा हुआ, तो हीट ज्यादा रिलीज हुआ, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। स्टिल हम बताया क्या था, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड itself not favorable for the invading pathogen. Now the body temperature has increased again, so that also inhibits the growth of the pathogen. Am I clear? Yes sir. बहुत धीरे बोल। Yes sir. तुम लोग सुस्त हो गए क्या? Yes sir. नहीं सर। तो ये सब बता दिए हैं। अब आते हैं ये फोर्थ वाला जो बैरियर है, फेगोसाइटिक एंड एंडोसाइटिक बैरियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका। जो पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया, दोनों है, ये बाहर का फर्स्ट लाइन, अंदर का फर्स्ट लाइन, इसको भी पास कर गया, इसको भी सरवाइव कर गया, टेम्परेचर को भी सरवाइव कर गया, लो पीएच को भी सरवाइव कर गया, केमिकल मीडिएटर्स को भी सरवाइव कर जा रहा है, फेगोसाइटिक एंड एंडोसाइटिक बैरियर उसको मारेगा। कैसे करेगा? फेगोसाइटोसिस पढ़े ही हो आप लोग। फेगोसाइटोसिस बताने की जरूरत है हमको? नो सर। नहीं ना। फेगोसाइटोसिस नो पता है आपको, 2 तरह के होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यस सर। नहीं, फेगोसाइटोसिस बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस दूसरा हो गया। फेगोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस यस सर। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जब इंटरनलाइज किया जाता है लिक्विड के साथ कुछ कंटेंट, देन इट इज अ पिनोसाइटोसिस। एंड व्हेन a solid particle or a particulate material is engulfed, then it is endocytosis. एंडोसाइटोसिस। So this is a important part of innate defense mechanism, and extracellular material is ingested in this process. Okay, so phagocytosis is one type of endocytosis, and the general term for the uptake of cell material, it is, मैं QV से read कर रहा हूँ, देख लो उसमें क्या लिखा है। In phagocytosis, a cell's plasma membrane expands around the particulate matter, which may include whole pathogenic microorganisms, to form large vesicles called phagosomes. Okay, तो समझ लो, फेगोसाइटोसिस पता ही है। फेगोसाइटोसिस सिंपल है, फेगोसोम बनाया, अंदर मोस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय, और फेगोसाइटोसिस कौन कौन सेल कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स ब्लड में, ये सब WBC है ना, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, और टिश्यू के अंदर भी मैक्रोफाजेज होते हैं, जो सर्कुलेटिंग ब्लड का मैक्रोफाज नहीं है, टिश्यू का मैक्रोफाज है। ब्लड तो अलग टिश्यू हो गया ना, कनेक्टिव टिश्यू, और अदर टिश्यूज के मैक्रोफाजेज भी है। ठीक है, इंटरनलाइज, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन कौन, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड टिश्यू मैक्रोफाजेज इंटरनलाइज
फैगोसाइटोज यानी किल एंड डाइजेस्ट होल ऑर्गेनिज्म। Okay, sometimes it is mediated by receptor also, इसमें भी डाइवर्सिटी है। अब हम पढ़ेंगे चौथा वाला, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। What are inflammatory barriers? What is inflammation? Have you heard of anyone? Inflammation मतलब किसी ने सुना है ये टर्म? नो वन? इन्फ्लामेशन नहीं सुने हो क्या तुम लोग? एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन नहीं सुना है कभी तक? ये सर सुने। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन, ये सब सुने होगे। सूजन, ये सब सुनिए। सूजन से सूजन होना। एग्जैक्ट। कौन इंजेक्शन, कौन इंजरी, बताया? ये सब सुने। यहाँ बोले सूजन होना। हाँ, ये सब सिर्फ सूजन ही नहीं होता है, 4-5 को और। हाँ ये सर। हाँ। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ कि पुराने जमाने में लोगों को समझ में नहीं आता था कि इसके पीछे का बायोलॉजी क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं चोट लग जाता है तो देखते हो फूल गया, वहां लाल हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, या कहीं इंजुरी हुआ तो देखोगे रेडनेस आ जाता है, दाद हो जाना, बर्न हो जाना, थोड़ा सा वहां दर्द भी करेगा, पेन भी, स्वेलिंग हो जाता है। ये सर स्वेलिंग पेन भी हो गया। मान लियो कहीं किसी को चोट लगा तो वहां पर पेन होने लगा, पेन भी होता है उसको, कुछ दिन दर्द रहा, तो उससे क्या फायदा होता है? इम्यून में कैसे हेल्प मिला? वो तो कष्ट देने वाला चीज है। आपको चोट लगा तो वहां दर्द होगा, हो रहा है, किसी को मोच आ गया, फूल गया, तो दर्द जो है आपके दिमाग को अलर्ट रखता है कि भैया उसको बचा के रखो, उसको इधर उधर ठीक टच मत करो, प्रोटेक्ट करो जब तक वो ठीक ना हो जाए। पेन बेकार नहीं है। पेन जो है वो कंपेल करता है ऑर्गेनिज्म को कि प्रोटेक्ट दैट एरिया। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, and that is caused by the tissue damage. टिश्यू डैमेज किस होगा तो क्या होगा? वुंड बनेगा, घाव बनेगा, और उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इन्वेड करेंगे। इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है बॉडी में आफ्टर द इंजुरी, एंड कलेक्टिवली दोज इवेंट्स आर कॉल्ड एज inflammatory response. So inflammatory response is also effector response of your innate component of the immunity. So inflammatory response generate होता है, a series of events है। इसमें क्या फिर क्या inflammatory response होगा? इसमें क्या क्या होते हैं? पहले जो है इसमें 4 कार्डिनल साइंस थे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के। सीरीज ऑफ इवेंट हुआ तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ, लेकिन उसका साइन क्या दिखता है? बाहर में आपको क्या दिखता है? वो तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। सीरीज ऑफ इवेंट, सेल्स आर देयर, मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द सेल्स आर इन्वॉल्व, सब वहां पर इन्वॉल्व है, लड़ाई हो रही है, बट वो आंख से थोड़ी दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है अंदर में। बाहर आपको क्या दिख रहा है? साइन उसका क्या है? तो पहले थे 4 कार्डिनल साइंस के, 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन वाज देयर। बाद में उसमें एक और कार्डिनल साइन ऐड हुआ। फर्स्ट वन इज रूबर यानी रेडनेस, द सेकेंड वन इज ट्यूमर यानी स्वेलिंग, थर्ड वन इज कैलर यानी हीट, और फोर्थ वन इज डोलर यानी पेन। 4 साइन है, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। पहले 100 साल पहले लोगों ने यही 4 साइन को इन्फ्लामेटरी साइन बताया कि ये इन्फ्लामेटरी साइंस है। फिर
फिफ्थ साइन भी ऐड हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन। तो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज वेसोडाइलेशन। रेडनेस कहां से आया, यानी फर्स्ट कार्डिनल साइन क्या बताया आपको, रेडनेस। तो उस टिश्यू डैमेज एरिया में टिश्यू लाल क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर वेसोडाइलेशन होता है डैमेज्ड एरिया में। वेसोडाइलेशन मतलब an increase in the diameter of blood vessels of nearby capillaries occur as the vessels that carry the blood away from the affected area constrict. वहां पर डायमीटर जो है बढ़ जाता है, डायलेशन है, वेसो डायलेशन है। किसका डायमीटर बढ़ा, ब्लड वेसल्स ऑफ द नियर बाय कैपिलरीज। जिस एरिया में इंजुरी हुआ है वहां पर कैपिलरीज का डायमीटर इंक्रीज हो गया। और किससे इंक्रीज, तुलना में ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि इंजुरी तो लोकलाइज था, पूरे बॉडी में एक साथ तो इंजुरी हुआ नहीं। जहां पर इंजुरी हुआ जिस एरिया में, वहां का वेसल्स जो है वो डायलेट हुआ इन कंपैरिजन विद द एरिया वेयर द टिश्यू इज नॉर्मल। सो व्हाट हैपेंस, डायलेशन हो जाने की वजह से वहां पर ब्लड ज्यादा आ जाएगा। नॉन इंजर्ड एरिया में द वेसल्स आर नैरो and in the injured area vessels are dilated, so more blood will be accumulated or come or will circulate through that area, and these engorged capillaries are responsible for tissue redness. And as the blood is supplied increased in that area, so the temperature, तो heat जो है, the second cardinal sign of the inflammation comes from here only because of the vasodilation in the injured area. अब आते हैं दूसरा वाले पर, क्योंकि दूसरा कारण क्या है, an increase in capillary permeability facilitates an influx of fluid and cells from engorged capillaries into the tissue. कहने का मतलब हुआ वेसोडाइलेशन के बाद वहां पर ज्यादा ब्लड आ गया तो फ्लूइड भी ज्यादा है, वाटर भी ज्यादा है, बट दे आर कंटेन्ड इन द ब्लड वेसल्स ओनली। ब्लड वेसल ही चौड़ा है, उसी के अंदर है। तो थर्ड कार्डिनल साइन जो है आपका, दैट इज स्वेलिंग यानी ट्यूमर, वो कहां से आया, यहां से, जिसमें लिखा गया है कि आफ्टर द वेसोडाइलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी। नाउ द ब्लड कैपिलरी का जो परमिएबिलिटी है, ब्लड कैपिलरी वॉल में जो एंडोमेट्रियम है, द परमिएबिलिटी ऑफ दैट एंडोमेट्रियम rises and it facilitates the influx of fluids, not only the fluids but cells also, to the injured area, injured tissue. अब ब्लड वेसल से बाहर निकल के जो है वाटर, एंड अगर ब्लड वेसल ज्यादा रप्चर हो गया तब आरबीसी भी आप देखते होंगे, हिमरेज हो गया, कहीं ज्यादा जोर से चोट लग गया, वहां लाल रंग का थक्का बन जाता है। ज्यादा रप्चर हो जाएगा तो आरबीसी भी, और नहीं तो थोड़ा बहुत हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल गो इन द अफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, एंड एज द परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, the fluid that accumulates has much higher protein content and fluid normally released from the vasculature. तो इसमें जो फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट होता है टिश्यू में, उसमें ब्लड प्रोटीन फिल्टर कर लिया जाता है, बिकॉज दैट इज परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर द प्रोटीन्स एंड वाटर। सेल्स जो है ब्लड रेड अदर सेल्स जो है वो फिल्टर वो पास नहीं करेंगे, एंड द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटोसिस, दैट दोज सेल्स विल
come out of the capillary wall and go in the tissue to perform their action. And an influx of phagocytes from the capillaries by this way in the tissue is happening. And it is why this is happening? Because of the increased permeability of the capillaries. मैं क्लियर हूं या कहीं किसी को समझने में दिक्कत है? Yes, sir, clear है. अब इस परमिएबिलिटी के बढ़ जाने से फेगोसाइट्स जो है, यानी ब्लड में जो मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफाजेज हैं, इनको माइग्रेट करने में, क्योंकि एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ब्लड कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी का भी लाइनिंग सेल का ही है, एक सेल कैसे माइग्रेट कर सकता है इस पार से उस पार, समझ लो दीवार है बीच में। तो ये इमाइग्रेशन भी जो है फेगोसाइट्स का इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। ओके, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इंक्लूड्स adherence of the cells to the endothelial wall of the blood vessel, which is called as margination. उसके बाद margination के बाद होता है immigration, मतलब between the capillary endothelial cells into the tissue. Immigration पहले margination हुआ, margination के बाद there immigration between कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इनटू द टिश्यू, यानी एक तरफ ब्लड है, बीच में एंडोथेलियल है। पहले क्या हुआ, आके ब्लड के वेसल के इनर वॉल से टच हुआ, मार्जिनेशन हुआ, मार्जिनेशन के बाद इमिग्रेशन, यानी जो ब्लड वेसल का वॉल है उस वॉल को क्रॉस किया, इमिग्रेट करके इट हैज कम आउटसाइड इन द टिश्यू एरिया, जो ब्लड वेसल के बाहर टिश्यू है उसमें आ गया। सो दिस इज इमिग्रेशन ऑफ द मैक्रोफाजेस आफ्टर द मार्जिनेशन, एंड इट इज हैपनिंग बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इनटू द टिश्यूज, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज डायपिडेसिस और एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन और डायपिडेसिस। और लास्ट में क्या होता है, फाइनली माइग्रेशन कंप्लीट्स थ्रू द टिश्यू टू द साइट ऑफ इन्वेजन बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। बिहेवियर में बताए थे टैक्सिस, कीमोटैक्सिस क्या होता है, इट इज ए डायरेक्शनल बिहेवियर, है ना, डायरेक्शन होता है। द सोर्स इज रिलीजिंग द केमिकल सब्सटेंसेस, and because the source is releasing the chemical substance, so there is a gradient. Near the source the concentration is high, away from the source the concentration is less. So the attractant species, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैक्रोफाज इज द अट्रैक्टेंट वन, क्योंकि मैक्रोफाज, अब अट्रैक्टेंट मैक्रोफाज के ऊपर बताए टॉल लाइक रिसेप्टर्स है। जैसे क्या था, लाइसोजाइम था। तो दीज सेल्स जो है, लाइसोजाइम इज द सोल्यूबल वन, नो, टॉल लाइक रिसेप्टर जो सरफेस अटैच्ड है। तो दीज अगेंस्ट द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो वहां से रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पैथोजन, उससे अट्रैक्ट होके कीमोटैक्सिस हुआ, एंड द मैक्रोफाज ऐसा नहीं कि रैंडमली इधर उधर घूम घूम के खोज रहा है, दे गोज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स द पैथोजन बिकॉज ऑफ द कीमोटैक्सिस, एंड उसके बाद उसको जैसे ही एनकाउंटर हुआ पैथोजन के साथ, उसने फेगोसाइटोसिस कर दिया उस पैथोजन का। ओके, एंड दे रिलीज द लाइटिक एंजाइम्स इन द फेगोसोम व्हिच डैमेज द पैथोजन। ओके, सो कभी कभी यहां पर लड़ाई हार भी जाता है मैक्रोफाज, शिकारी शिकार भी हो जाता है, क्योंकि
बैक्टीरिया का कॉलोनी अगर बढ़ गया, इन्फेक्शन प्रोसीड कर जाएगा। अगर तो मैक्रोफाजेज आर नॉट insufficient number to kill those bacteria। एक तरफ बैक्टीरिया का कॉलोनी भी बढ़ रहा है, दूसरे तरफ मैक्रोफाज है, कुछ बैक्टीरिया ने स्ट्रेटजी अपना लिया, इन्फेक्शन पैथोजन ने सरपास कर गया। देन फेगोसाइट्स जो है आपका मैक्रोफाजेस, दोज आर आल्सो किल्ड बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ओके, तो आप लोग सुने होंगे पस जो होता है क्या है, पस में क्या होता है, डेड WBC, डेड सेल्स, डाइजेस्टिव मटेरियल जो होते हैं वो सब वहां के, और फ्लूइड भी जो होता है। सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पस। समझ में आया आपको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस? ये ब्रीफ में बताया है थोड़ा सा। ओके, हेलो। Yes, sir. अब जो है मैं आपका एक क्लास शाम को लूंगा, करना चाहते हो शाम को? यस सर। करना Yes, sir. चाहते हैं शाम को, तो एक क्लास शाम को हो जाएगी। कितना बजे? तुम जब लोग आपको टाइम हो सर। ओके ठीक है, हाँ, ये दिस इज द बेस्ट आंसर, जब आपको टाइम। तो मैं मैसेज कर दूंगा कौन सुपर एक्टिव ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। मैसेज करूंगा और उसमें फिर आप लोग आ जाना। ओके, Yes, अभी sir. तो मैं उतना फोटो वगैरह नहीं इंक्लूड किया हूँ, अभी मैं फोटो भेजूंगा टाइम वाइम मिलेगा, ठीक है? ओके, बाय बाय। सर वो टॉपिक है उस सर। वाले ग्रुप में सर, उस वाले ग्रुप में दो वो असाइनमेंट जो था नोट्स का वो सेंड किए हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हम देखेंगे देखेंगे। हाँ सुनो ना, ठीक है सर। मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता हूँ था पहले कि आप लोग अपने स्तर पर एक पेपर का असाइनमेंट कलेक्ट करके, फलना स्टूडेंट बनाया, फलना स्टूडेंट बनाया, 5 स्टूडेंट का नाम 5 यूनिट पर लिख करके एक फाइल बना के हमको दे देते तो मेरे लिए बहुत आसान होता है। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन कोई नहीं, वो नहीं हुआ। तो एक दिन क्या करेंगे, ये हफ्ता पूरा असाइनमेंट आप लोग बना लो, जितना छूट रहा है कुछ कुछ, मतलब जितना बना सकते हो बना लो। नेक्स्ट संडे को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो एक एक करके स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसी समय उसका ऑनलाइन ही वही वो मेल पर हमको सेंड करेगा, उसी टाइम चेक करेंगे, उसी टाइम उसको कंपाइल करके हम ही कंपाइल कर देंगे, एक एक स्टूडेंट एक एक पेपर को वही ऑनलाइन फाइनलाइज करते जाएंगे नेक्स्ट संडे। ओके सर। तो तब तक आप लोग जितना बना सकते हो नोट वो बना लीजिए, भेजो मत, हमको नेक्स्ट संडे को भेजना। ओके, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। 25 सब हम एक फाइल में मिलेगा तो मेरे लिए आसान है, जम्बलिंग नहीं होता है हमको, ठीक है? तो नेक्स्ट ठीक है। संडे को बैठ के एक फाइल में एक पेपर का पूरा कंपाइल कर लेंगे, एक एक करके बुला लेंगे जो जो बनाए होंगे, ठीक है? और जो नहीं आए हैं क्लास में उनको, अगर दोस्त है तो उनको पास भी मैसेज पहुंचा देना कि संडे को जो नोट अगर जो बनाया हो तो दे देना सर को। और एक चीज इसका और, यूनिट एक चीज इम्यूनोलॉजी का। हाँ देख लो, एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का CBCS सिलेबस जो है इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है CIA, दैट मीन्स कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है, तो जो रेगुलर है वही इंटरनल असेसमेंट में अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक है? दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स योर कंटिन्यूअस एफर्ट थ्रू आउट द सेमेस्टर सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है तो दैट मीन्स कि द स्टूडेंट्स विच आर इन द एक्टिव ग्रुप, अब तुम देख लो कैटेगरी होगा, सुपर एक्टिव ग्रुप वाले ज्यादा पाएंगे। अगर सुपर एक्टिव ग्रुप को मैं चाहूंगा 30 में 30 दे दूंगा। ओके, प्रैक्टिकल में +12 नहीं, ये दिस इज रिकॉर्डिंग हो रहा है, एनीवे पता कर लेना मैं कितना नंबर दिया हूं सबको, है ना? तो इसलिए हम बता रहे हैं जो एक्टिव रहेगा वो भरपूर पाएगा, और जो सुता हुआ रहेगा नहीं ध्यान देगा। अब देखो जो एक्टिव ग्रुप में है वो आ गया तो सेकंड मीडियम टाइप का, जो और भी जो नीचे जो जनरल वाला ग्रुप है जिसमें कोई नहीं है, हम भी भाग गए उससे, उसका क्या होगा? तो अपने टाइम है, मौका है, जब तक अपने आप को इम्प्रूव कर ले, अपग्रेड करे,
एक्टिव ग्रुप में आवे तब अपना मेरे साथ इंटरेक्ट कर ले सकता है, नहीं तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करूंगा। जो खुद इंटरेक्ट नहीं करता मैं क्यों इंटरेक्ट करूं, मैं क्यों टाइम अपना वेस्ट करूं उसके पीछे। ओके, तो मैं उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करूंगा जो रियली में इंटरेक्शन के पात्र हैं। चलो बाय बाय। शाम Thank you, sir. अलर्ट रहना, मैं देखूंगा, थोड़ा उनको फिगर वगैरह ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा बढ़िया तो है मेरे पास, लेकिन पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ मेरे को मिल जाएगा इसका, तो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। क्यूबी है आप लोगों के पास? क्या सर? क्यूबी बुक है किसी के पास पीडीएफ? सुबह कौन है सर? है सर पीडीएफ सर मेरे पास। हाँ, हम कभी सेंड किए हैं। यस नहीं सर। सर, हम उसको डाउनलोड किए सर आज। डाउनलोड किए? कौन सा एडिशन है? सर वो 6th एडिशन है। 6th एडिशन है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो शेयर कर देना ग्रुप में इन लोग को। सर आज ही अपनी शेयर कर देंगे थोड़ा देर में। हाँ कर देना, ठीक। ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।